Welcome to Law Tie. So today in this video I will teach you about history of constitution, nature and features of constitution. Let's start. स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से. सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में. इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 105th अमेंडमेंट 10th अगस्त 2021 में. नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की. इसका सोर्स है जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया मतलब पीपल. अब फ्रेम कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आगे रखा गया. देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. 1940 में वो डिमांड एक्सेप्ट हुई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको हम अगस्त ऑफर ऑफ 1940 भी बोलते हैं. अब 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट के मेंबर थे और वो इंडिया आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर भेजा था उन्हें. इसी इवेंट को क्रिप्स मिशन 1942 भी बोलते हैं, जो कि अपन लीगल हिस्ट्री में पढ़ेंगे. ये प्रपोजल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट जो प्रपोजल को लेकर आए थे वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया. तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन हुआ. अब इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट हुई. ये स्कीम फॉर्मुलेट हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान से, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ थी 389 और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे कम्युनिटी के वो इसी कम्युनिटी के मेंबर इलेक्ट करेंगे और जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो प्रिंसली स्टेट के हेड नॉमिनेट करेंगे. 296 सीट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलॉट की गई. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग कैसी थी, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. डॉक्टर सिन्हा जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे प्रेसिडेंट. सी मुखर्जी इलेक्ट हुए थे वाइस प्रेसिडेंट. सर BN राव हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशन हुए थे, मतलब 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज. इतने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था. इसका फाइनल सेशन था 24 जनवरी 1950 को. इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. ये सब तो हिस्ट्री हो गई. अब बात करते हैं ओवरव्यू की. तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था नवंबर 26, 1949 में, जिसमें प्रेम्बल आर्टिकल 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे. उसमें से कुछ प्रोविज़न 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और बाकी प्रोविज़न 26 जनवरी 1950 को हुए थे. नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया. फर्स्ट है यूनिटरी एंड सेकेंड है फेडरल. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जहाँ सारी पावर सेंटर को हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी प्रोविंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होंगे. तो ऐसी चीज़ क्या होगी, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोली गई है. एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर हो अपने अपने स्फीयर में, वो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया का नेचर कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है. तो इसी को क्लियर करा है जूरिस्ट ने. तो उन्होंने 2 व्यू रखे हैं. फर्स्ट दिया कि ये क्वासी फेडरल है. अब ये क्वासी फेडरल क्या होता है, मतलब जहाँ यूनिटरी के ज़्यादा फीचर हैं और फेडरल के कम, तो ये हुआ क्वासी फेडरल. सेकेंड व्यू उन्होंने दिया था कि इट इज़ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है. अब BR अम्बेडकर जी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जहाँ सेंटर स्टेट की फ्रीडम फ्रीज कर सके. प्रोफेसर KC वेयर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है. प्रोफेसर जेनिंग ने बोला है कि इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. अब एक केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नहीं है, पर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक और केस सेंट्रल इनलैंड
वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गंगोली 1986। इसमें जो पहले जो डिसाइड हुआ था उसमें जो जस्टिस थे वो सुब्बा राव थे, तो उन्होंने वापस से इसमें उनको सपोर्ट किया है। पर SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस्ड मेजॉरिटी ओपिनियन से बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या हुआ, फेडरल हुआ। अब ये स्टोरी यहाँ फिनिश हुई। अब बात करते हैं फीचर की। फर्स्ट आता है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर इवर जेनिस ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल हैं, पर शेड्यूल अब है 12। अब नेक्स्ट है सोवरिन, मतलब जो कंट्री इंडिपेंडेंट हो, कोई और कंट्री उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो क्या हुआ, सोवरिन कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन भी है। कुछ सोवरिन का एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी कंट्री लॉ बना के अपने को नहीं बोल सकती कि इस लॉ को फॉलो करो, मतलब अपना इंडिया क्या है, सोवरिन है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने लॉ खुद बनाएगा। अब नेक्स्ट है सोशलिस्ट, मतलब रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में। सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुए हैं। सो सेक्युलर मतलब होता है कि कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं होता है। सेक्युलरिज्म मतलब प्रमोट करता है पीस बिटवीन वेरियस कम्युनिटी इन आवर कंट्री। ये रोक लगाता है डिस्क्रिमिनेट करने से ऑन द फील्ड ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, मतलब सब इक्वल हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब ये कि यहाँ हेरिडेटरी रूल अप्लाई नहीं होता है, अपने हेड्स हम खुद डिसाइड करते हैं और उन हेड्स को जो भी पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होती है, जिससे इलेक्शन के थ्रू हम अपने हेड डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, जहाँ पर पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं और उन्हीं का हेड PM और प्रेसिडेंट बनते हैं। पर प्रेसिडेंट की पोजीशन सेम इंग्लिश एम्परर की तरह होती है, पर रियल पावर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वी कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, डेट मीन्स आर्टिकल 12 to 35। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पर आर्टिकल 20 and 21 एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये पार्ट 4 है, मतलब आर्टिकल 15A में दिया गया है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। पहले 10 ड्यूटीज़ थी, अब 11 हो गई है। और 11 कौन से अमेंडमेंट से आया है, 86 अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुई है, उससे ये ऐड हुआ है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में दी गई है। आर्टिकल 35 to 51 ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है, पर जब भी स्टेट लॉ बनाएगी ये प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाएगी। ये सारे फीचर आगे डिटेल में समझेंगे हम। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट, तो सारे सिटीज़न को राइट टू वोट है। अब इसमें एक और चीज़ बोली कि 1989 के पहले जो था वो एज थी वोटिंग की 21 ईयर्स, और 1989 के बाद 18 ईयर्स, जो कि अभी तक भी है, अपने को सबको पता है। और ये जो 18 ईयर्स हुई थी ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1989 में हुआ था। और इससे आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया गया था, जो कि वोटिंग का ही आर्टिकल है। अब ये रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, सेक्युलर स्टेट, ये सारे हम आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ कवर होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू like, comment and share this video. I will be back soon with new video. Keep watching. Thank you.